नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और रोज की तरह आप नेशनल दस्तक पर एक ऐसे मुद्दे पर बहस देख रहे हैं जिस पर टीवी अखबार बात नहीं करेगा और बात भी करेगा तो उसका परिप्रेक्ष्य अलग होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कोरोना की दवाई के बहाने क्या अपने एजेंडे को लागू किया जा रहा है और क्या इस देश की मीडिया, क्या इस देश के तमाम डॉक्टर, तमाम चाहे वो केंद्रीय मंत्रालय हो जो रिस्पॉन्सिबल हैं दवाइयों के लिए, वो इस देश के डॉक्टर, विज्ञान, क्या इन सब ने हथियार डाल दिए हैं? या जो स्थिति बन रही है कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में रिसर्च है, क्या रामदेव ने जो दावा किया है कि दवाई बन रही है और मीडिया में जिस तरह से 24 घंटे उसका प्रचार किया गया और कुछ पत्रकारों ने खासकर जिस तरह से पैरवी की है, बैटिंग की है, उसके पीछे क्या कहानी है और दुनिया भर में लोग उसको लेकर कैसे सोच रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर अरुण हैं जो नीदरलैंड से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सोनू जो लगातार आपसे बातचीत करते रहते हैं, और सीनियर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, बेबाक पत्रकार और सरोकार की बात करने वाले पत्रकार नवीन हमारे साथ हैं और तीनों पक्ष हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं सीधे डॉक्टर अरुण से। डॉक्टर अरुण, दुनिया भर के लोग क्या सोच रहे हैं? खबर आप लोगों ने भी देखी होगी, यूरोप में बैठ के क्या रिस्पॉन्स था पूरी दुनिया का? पहले आप लोग यहाँ क्या रिस्पॉन्स था? डॉक्टर माफ कीजिएगा, रामदेव ने जब ऐलान किया कि हमने कोरोना की दवाई कोरोनिल बना ली है। भैया सबको नमस्कार। सबसे पहला रिस्पॉन्स तो ये था कि विज्ञान के क्षेत्र में अगर कोई आदमी कहता है कि ये 100%, अगर 100% का इस्तेमाल करता है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है, पहली चीज। दूसरा चीज ये है कि ये जो दवा उन्होंने बनाई, जिसे वो दवा कह रहे हैं, उसका कोई कहीं पर ट्रायल नहीं है। उसकी मुझे एक कॉपी मिल गई है जो मैंने आज ही अपने लैब में दे दी है और मुझे 2 दिन का समय चाहिए। 2 दिन के समय के बाद मैं पूरा बता दूंगा कि उसके अंदर क्या क्या, कौन कौन सी खड़िया पीस के क्या कैसे बनाया है। सिर्फ 2 दिन का समय रहेगा, तब मुझे डिटेल में बता पाऊंगा। इसके अलावा जो मैंने सुना है कि लंदन में एक संस्था है जिसने, क्योंकि पतंजलि का ऑफिस वहां पर भी है, इसने उनके ऊपर मुकदमा भी दायर किया है कि इस तरह की महामारी को व्यापार बनाना और चीजों को ऐसे साबित करना कि 100% कहना ये एक गलत है। और ये दवा, इसमें क्या है तो परसों पता चलेगा, लेकिन कोई भी चीज 100% नहीं होती है, तो 100% ये शुरुआत फर्जी है। डॉक्टर अरुण, आपका लैब तो माइक्रोबायोलॉजी का होगा, वो तो जड़ी बूटी डालते हैं, मान लियो घास, धतूरा, एलोवेरा, ये सब डाल देंगे तो ये सब कैसे पता चलेगा? वो तो कह रहे हैं भैया लैब तो बताएगा ही ना कि इसमें क्या है। लैब उसमें तो चाहे जब पेट्रोल डाल देंगे वही बता देगा क्या है। सिर्फ ये मुझे पता करना है कि उस दवा के अंदर क्या है। मेरी भी थोड़ी देर पहले पतंजलि से भी बात हो रही थी, मैंने फोन भी किया था उनसे। मैंने उनसे ये भी कहा था कि हमारे पास इस समय हमारे वार्ड में 30 लोग हैं, अगर आप मुझे दवा भेजे तो मैं यहाँ भी जरा ट्रायल करके देख लूं उसका, क्योंकि हमारे पास तो सीवियर कोरोना के लोग हैं। तो अगर भेजिए दवा हमारे पास। हमें तो एक पैकेट मिल गया है जिसको हमने टेस्ट के लिए भेज दिया है। फिलहाल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन 2 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर क्या है एक्चुअली। नहीं, आप इसको कैसे ले रहे हैं? एक आदमी टेलीविजन पर आता है जिनके पास भारत में ऑथेंटिक लाइसेंस नहीं है सर्दी खांसी की दवाई बनाने का, और वो दावा कर दे, और क्या आपके देश में इसको मान लिया जाएगा जहां आप काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं, 100% नहीं। देखिए, इसका एक पूरा एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं होता है कोई आपने दवा बना दी, आपने दावा कर दिया और खत्म हो गया। इसमें ट्रायल होते हैं, कम से कम 4 चरण होते हैं और 10 महीने समय दिया जाता है किसी भी दवा को दवा कहने चाहिए। कम से कम 10 महीने चाहिए, कम से कम। उससे कम का होता भी नहीं है कि भाई आपने एक दवा बनाई है, उसका रिएक्शन कैसे होगा, उस दवा को कैसे लोगों पर इस्तेमाल किया जाएगा। भाई मैं अलग हूँ, मेरी पत्नी अलग है, मेरा बच्चा अलग है, सबका स्टेटस अलग है, तो कैसे, तो पूरा एक डिटेल होता है कि ये दवा है सैद्धांतिक रूप से ऐसे काम करती है और अलग अलग चरणों में किस तरह के लोगों पे टेस्ट की गई है। लेकिन कम से कम 10 महीने का समय दिया जाता है, उससे पहले दवा नहीं बनती है। 30 दिन में कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं है भैया। जितने चमत्कार होते हैं तो सब फर्जी होते हैं। चमत्कार की उम्मीद तो, जहां चमत्कार आ जाए, जादू आ जाए, वो झूठ है। नवीन सर, मेरे जैसा टुच्चा पत्रकार इस तरह के सवाल पूछ लेता है, क्या इस देश के किसी पत्रकार ने सवाल नहीं पूछा स्वामी रामदेव से? क्या लग रहा है, क्या पत्रकार जानबूझ के करते हैं? उन्होंने एक सवाल नहीं पूछा कि ट्रायल पीरियड क्या था, सैंपल सर्वे क्या था, आपके पास लाइसेंस था कि नहीं था, या सिर्फ चूंकि पतंजलि का ऐड चलता है इसलिए सब जायज है? नहीं, पहले तो टुच्चा कहना ठीक नहीं है, मतलब अपने लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तुमको। दूसरी बात, जो मूल सवाल है, वो सवाल जो है ना, वो सारी चीजें
केवल अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ी हुई हैं, वो इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों से भी जुड़ी हुई है। अब कोरोना से लड़ने में हम लोग नाकाम हो गए हैं, ये बात साबित हो गई है। जांच हो नहीं रही है, जहां जांच हो रही है वहां मरीज आ रहे हैं। दिल्ली और बंबई जैसे शहरों में ज्यादा बुरी स्थिति है। अब यहां से ध्यान हटाना था, यहां से ध्यान हटाने के लिए कोई वैज्ञानिक आधार सरकार के पास नहीं है। तो रामदेव, ये दवा कोई रामदेव ने नहीं बनाई है, ये दवा के नाम पर एक राजनीतिक शगुफा छेड़ा गया है। अब हुआ क्या कि चेतनशील लोगों ने, वैज्ञानिक चेतना के लोगों ने, डॉक्टरों ने इसका विरोध शुरू किया कि भाई इसकी कोई टेस्टिंग ही नहीं है, इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं है। तो आयुष मंत्रालय की एक चिट्ठी बालकृष्ण जो है वो ट्विटर पे डालते हैं कि देखिए ये है हमारा जवाब, और ये सरकारी जवाब है। अब क्या होता है कि रामदेव इस पूरी लड़ाई को कहते हैं, वैज्ञानिक चेतना की जो लड़ाई है और कोरोना के जो खिलाफ लड़ाई है, वो ले जाते हैं कि ये लोग आयुर्वेद के विरोधी हैं। अब धीरे धीरे इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा कि चूंकि ये लोग आयुर्वेद के विरोधी हैं तो अब ये देश के विरोधी हैं। तो एक जो बूटी है ना, वो ढेर सारे मर्जों की दवा हो गई है सिवाय कोरोना के। अब वो कोरोना की दवा नहीं रह गई है। अब जो सवाल उठ रहे हैं सरकार पर, सिस्टम पर, पूरे मेडिकल सिस्टम पर जो सरकार ने बनाया है और कोरोना में जिसकी जांच हो गई है, ये उसकी दवा है, ये कोरोना की दवा नहीं है। ये बात बड़ी साफ होनी चाहिए। मैंने दो बातें कही थी। मैंने एक टुच्चा कहा था, चूंकि आजकल सोशल मीडिया को सबसे ज्यादा अफवाहबाज, बेकार लोगों का आडंबर कहा जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, जबकि मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, सच्चा मीडिया है, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि क्या जो एंकरिंग करते हैं, जो प्रोड्यूसर है, जो हम सब ने देखा है न्यूज चैनल्स के सेटअप को, एक आदमी कह देता है कि कोरोना जैसी महामारी में जिसमें दुनिया विक्टिम है, वो कह देता है कि हमने दवाई बना दी और आप उसको प्रचार करने लगते हैं। आप एक क्रॉस सवाल नहीं पूछते। राजनीति तो अपनी जगह, चलिए सवाल मैं तो कह रहा हूं कि जो ये जिन लोगों ने, जिन चैनलों ने, जिन अखबारों ने इसको बढ़ावा दिया है किसी भी तरीके से, चाहे वो विज्ञापन चलाकर, चाहे खबर चलाकर, चाहे उस पर बहस करके, उस पर मुकदमा चलना चाहिए। इस देश में वैज्ञानिक चेतना नाम की एक चीज है, संवैधानिक तौर पर उसकी हिफाजत की गई है। आप इस देश के लोगों को उनके जान माल के साथ, उनकी जिंदगी के साथ अंधविश्वास के लिए खिलवाड़ नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो, आप कह रहे हैं कि सवाल नहीं पूछ सकते। पहले तो ये सारी चीजें बैलेंस शीट की जांच होनी चाहिए, टेलीविजन चैनल की और अखबारों की, कि रामदेव के बैलेंस शीट से उनका बैलेंस शीट कितना मिलता जुलता है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि कितने टेलीविजन और प्रिंट के पत्रकार उन्होंने रामदेव की सेवाएं ली हैं, उनके आश्रम में जाकर मालिश कराया है, भभूत खाया है और उनकी दवाइयां और उनका जूस पिया है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि रामदेव ने किसको कितनी सुविधाएं पहुंचाई हैं। इस सब के बगैर हम इस पूरे नेक्सस को समझ नहीं सकते हैं। टोटलिटी में अगर देखेंगे तो ये राजनीति का ही मुद्दा नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। और ये अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं है, ये टीवी चैनलों की अर्थव्यवस्था है, जिसने ठेका लिया है इस देश के लोगों को अंधविश्वास के दलदल में झोंकने के लिए, एक स्वामी के दबाव में। एक सवाल और आएंगे मीडिया से जुड़ा हुआ, आपसे और लेंगे थोड़ा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सोनू, क्या लग रहा है आपको? आप लोग के लिए तो आसान हो गया कोरोना का इलाज करना, आप परेशान थे आप लोग, रामदेव आप पर भरोसा है? देखिए, जैसा कि अभी नवीन सर ने कहा कि जो चिट्ठी भेजी है, बाबा जी ने जो चिट्ठी भेजी, आयुष मंत्रालय ने केवल इतना लिखा है कि आपका डाटा एक्सेप्ट किया, हम इसकी परख करेंगे। ये नहीं कहा है कि आप सही हैं। फिर भी उन्होंने गलत तरीके से दिखाया कि मेरा डाटा एक्सेप्ट हो गया है, सब कुछ सही है। और देखिए, जो बाबा जी कर रहे हैं, ये तब आदमी करता है जैसे कैंसर जैसी उसे बीमारी होती है, किसी को कोई ऐसी बीमारी होती है जब कभी ठीक नहीं होता तो सोखा ओझा के चक्कर में पड़ जाता है। वही आज बाबा जी अपने देश में कर रहे हैं कि कोरोना सही नहीं हो रही है, तो एक फर्जी दवा जिसे प्लेसिबो कहते हैं, उसको इन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया। और ज्यादातर यहाँ एलोपैथिक डॉक्टर हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं आप एज ए प्लेसिबो ही इसे यूज कर लीजिए, जबकि एलोपैथिक डॉक्टर हैं। मानिए, मतलब मेडिकल टर्म में उसको कहते हैं भरोसा कर लीजिए। अगर चीनी के घोल पीने से डायबिटीज आपके दिमाग में बैठा दिया गया कि चीनी का घोल पीजिए, डायबिटीज ठीक हो जाएगा। आपको यदि उत्साह मिलता है कि आप सही हो सकते हैं तो आप प्लेसिबो मान करके, जो एलोपैथ के डॉक्टर विश्वास नहीं करेंगे, जो बीजेपी समर्थक हैं, कह रहे हैं इसे प्लेसिबो मान करके ही लीजिए, आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, आपको ताकत आएगी, आप सुधार होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ कोई भी दवा बनती है तो एक उसका पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, क्रिया विधि होती है, वो दवा कैसे काम करती है। मैं इनकी दवा के बारे में पढ़ रहा था तो ऐसी कोई क्रिया विधि इन्होंने नहीं दिखाया, इम्यूनिटी से फिर इसको जोड़ दिया।
इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपके पास तमाम चीजें, और इम्यूनिटी कोई एक दिन का खेल नहीं है। और दूसरी बात, एक टर्म होता है फार्माकोडायनेमिक्स और दूसरा होता है फार्माकोकाइनेटिक। इसका मतलब होता है दवा का हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है और हमारी दवा के प्रति क्या रिस्पांस करती है, इसका भी कोई दायरा बाबा साहब ने नहीं दिया है। जो बाबा जी हैं रामदेव जी, कहीं भी उन्होंने इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया है कि इसका फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है। और अभी अरुण कुमार बहुत से सही कह रहे थे कि लगभग ये सब चीजें देखने में 10 महीने का समय लग जाता है। तो ये ट्रायल कैसे इतना जल्दी कर दिए, इस पे भी सवाल उठना चाहिए। और मैं तो इस मीडिया को देख रहा हूँ क्योंकि मीडिया उनके फेवर में इसलिए है कि जब 2014 का चुनाव था तो यही बाबा साहब जो हैं रामदेव जी, इन्होंने कहा था कि यदि आपको पेट्रोल 35 रुपया लीटर चाहिए तो मोदी को वोट दीजिए, यदि आपको गैस सिलेंडर वो तो अलग, चलिए उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकता है, उससे मुझे ज्यादा बहस नहीं है, हर आदमी को पार्टी। डॉक्टर अरुण से एक सवाल और है। डॉक्टर अरुण, पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड तो होगा कम से कम मेडिसिन को लेकर, उस स्टैंडर्ड पर क्या ये तरीका खरा उतरता है जिस तरह से भारत की मीडिया ने और रामदेव ने अनाउंसमेंट किया है? देखिए यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी किसी दवा का ट्रायल होता है वो 4 चरणों में होता है, जिसमें कि जो चौथा चरण होता है उसमें ट्रायल उन मरीजों से पर होता है जो आपके संस्थान में नहीं होते हैं। मतलब कि एक मैंने दवा बनाई अपने, जैसे कि मैंने अपना टेस्ट अपने आप को दिया था वैक्सीन के लिए, तो पहला राउंड था जो अपने ही 10 लोगों में ट्रायल हुआ। उसके बाद जब तीसरे राउंड में पहुंचते हैं तो उन अस्पतालों में भेजा जाता है जहां पर हमारा पहुंच ना हो, फिर उनके मरीज पे जो टेस्ट होता है उसके रिजल्ट के हिसाब से उसको दवा नाम दिया था। इसमें 10 महीने समय लगता है। लेकिन एक खास बात और आपके समझने की है कि ये दवा जो बाबा रामदेव की है ये काम करेगी, इसलिए काम करेगी कि ये जो मर्ज है इसमें आप मंत्र भी फूंक दिए तो भी काम करेगा। इसमें 95% लोग अपने आप ठीक होते हैं, किसी भी दवा के बिना। कोई भी काढ़ा गर्म पानी पी लीजिए ठीक हो जाएंगे, लेकिन 5% मर जाते हैं। तो अगर जब आप मर जाएंगे तो वो गिनती में नहीं आएगा, बाकी ठीक तो सभी हो जाएंगे। आप चाहे गौमूत्र पी, चाहे मंत्र फूंक दीजिए, चाहे कंठी बांध लीजिए, चाहे दवा खा लीजिए, एक क्या बात है वो। डॉक्टर अरुण है, इन्होंने मुझे 3 महीना पहले कहा था कि शंभू जी कोरोना सबको होना है, ये हवा में है, तब मुझे थोड़ा भरोसा नहीं हुआ था। ये आपको होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है और आपका डाइट कितना बढ़िया है। अभी भी कोरोना को लेकर आप उसी बात पर अड़े हुए हैं कि ये आपके सिस्टम, इम्यून सिस्टम पर है? और ये बिल्कुल सही बात है। भारत में मैं अपने अनुमान से कह सकता हूँ कि इस समय लगभग 22 से 28 करोड़ लोगों को कोरोना है इस समय। और ये महामारी नाम ही इसीलिए दिया जाता है कि जब वो कम से कम 80% लोगों को होगा, और इस समय भारत में 1% का भी टेस्ट नहीं पूरा हो पाया। ये एक शर्म की बात है कि 1% लोगों का टेस्ट नहीं पूरा हो पाया। जब उसका गुणा आप पूरे 130 करोड़ से करेंगे तो 25 करोड़ के ऊपर निकल जाएंगे, और उसमें से 95 से 98% अपने आप सही भी हो जाएगा। और उसमें आप दवा बेचिए, उसमें चाहे जो बेचिए, उसमें क्या है, तो कहिए साथ में कंटिन्यू बेच रहे हैं। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स है, दुनिया भर में अगर ये बात झूठा साबित होता है, कोई ऑथेंटिक, जैसे जो अब तक जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन होता है, उस तरह से तो ये वैक्सीन तो कोरोनिल है नहीं, तो क्या हमारी साख को भी बट्टा लगेगा? देखिए हमारी साख का बड़ा अलग हिसाब किताब है। 2 तरह की साखें हैं, एक तो साख जो अपने देश के अंदर है, एक देश के बाहर है। जो देश के बाहर है उसका तो बट्टा तो रोजे लगता रहता है, तो उसमें क्या बताया जाए। लेकिन अपने यहाँ लोग हैं जो उसको मानने को तैयार है या नहीं मानने को तैयार है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस तरह के व्यापारी बाबा लोग जो हैं, इन्होंने ही आयुर्वेद को बदनाम कर दिया। दुनिया में इसका नाम था थोड़ा बहुत, लेकिन इनकी वजह से ये बर्बाद हो गया है। अब जब लोग देखते हैं कि 100% कोविड की दवा आयुर्वेद में, तो लोग हंस के चले जाते हैं, मतलब वहीं से नाम ही खराब हो जाता है। नवीन, क्या लग रहा है आपको, मतलब ये चीजें क्या इतनी जल्दबाजी रहती है पत्रकारों को? ये सब चीजें सवाल मन में आता है कि पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं कि जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर ट्रंप ने कहा था, वो कहेगा कि अब कोरोनिल दो। मतलब ये मजाक बन रहा है हमारा। क्या लग रहा है आपको, ये जो गाय पहले कहते थे गोबर खा लो, गौमूत्र हो, ये भी हुआ है, दिल्ली में ड्रामा हुआ है, दिल्ली के लुटियन चोर में गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा। ये सब जो चल रहा है, कैसे देखते हैं? ये रिपोर्टिंग किस दर्जे की हो रही है? क्योंकि मीडिया की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप चाहे तो गणेश को दूध भी पिला सकते हैं। नहीं, मीडिया की जिम्मेदारी होती है ना शंभू, मीडिया की जिम्मेदारी होती है। सवाल तो यही है कि क्या मीडिया बच गया है ना? आप मीडिया कह के कुछ भी नहीं हो सकते।
उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसकी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन तीन चीजों के बगैर कोई भी मीडिया बनता नहीं है। तो मीडिया जब मीडिया केवल, ये तो कोरोना बहुत बड़ी बात है और रामदेव का बहुत बड़ा स्टेक है, फिनेंशियल स्टेक है। उनकी पतंजलि कंपनी में कितने सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है और वो पैसा कहां से आया है और कैसे रूट हुआ है और उसका मुनाफा कैसे डाइवर्ट होता है, ये सब एक बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। उसके इतर अगर देखें तो फिर सवाल ये है कि जिन लोगों को सवाल पूछना था, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी सवाल पूछने की, वो तो सवाल पूछना बहुत पहले बंद कर चुके हैं। वो केवल कोरोना पर सवाल थोड़ी नहीं पूछ रहे हैं। कोरोना तो तब भी बड़ी चीज है, जो कोरोनिल, जो कि उसमें फायदा जुड़ा हुआ है। सवाल फायदे का नहीं है, सवाल नुकसान से बचाने का है। और नुकसान किसका है? मैं बार बार कह रहा हूं कि नुकसान सरकार का है। वो तब भी नुकसान था सरकार का जब प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे थे। वो तब भी नुकसान था सरकार का जब दलितों पिछड़ों को मारा पीटा जाता है। वो तब भी नुकसान था सरकार का जब मुसलमानों के फ्रिज से आप खाना निकालकर उनकी हत्या कर देते हैं। तब भी नुकसान होता है सरकार का जब हत्यारों पर आप तिरंगा और फूल माला पहना देते हैं। इस नुकसान से बचाने का ही एक एक्सटेंशन है कोरोनिल, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक बड़ा नुकसान जो है वो सरकार का हो रहा है। उस सरकार से, उस नुकसान से डाइवर्ट करने के लिए लोगों को और एक नया विमर्श खड़ा करने के लिए अब सारी बात किस पर हो रही है? अब सारी बात हो रही है रामदेव पर। आप कहां सरकार पर बात कर रहे हैं? सवाल तो सरकार से होना चाहिए कि ये दवा बाजार में आ कैसे गई। सवाल तो सरकार से होना चाहिए ना। इस देश में एक विज्ञापन की स्टैंडर्ड एजेंसी है, उसने कैसे जारी होने दिया इस विज्ञापन को? क्या उससे मंजूरी ली गई है? क्या उसने न्यूज चैनलों को सरकार को चिट्ठी लिखी है कि ये विज्ञापन स्टैंडर्ड नहीं है, हम इसके साथ खड़े नहीं है? तो इस सवाल का दायरा बहुत सारे लोगों को अपने फंदे में कसता है। ये पूरा गिरोह है जो कॉकस की तरह काम करता है और सरकार के बचाव के लिए अपने आप को हथियार बना लेता है। इसमें न्यूज चैनल है, इसमें चैनलों के मालिक है, इसमें चैनलों के प्रबंध संपादक है, इसमें अखबार है, इसमें वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है जो ट्रोल आर्मी की तरह काम करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मिला जुला के भारत के लिहाज से देखिए, मीडिया के लिहाज से तो डॉक्टर जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आप अपना आप म्यूट है, आपका आवाज ठीक कर लीजिए। तो ये सब पैसा का नेक्सस है। ये जो बाबा जो कह रहे थे ब्लैक मनी सबसे ज्यादा उन्होंने हंगामा मचाया था इस देश में ब्लैक मनी को लेकर। तो ये सिर्फ मीडिया वाले इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनका सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट उनके चैनल में पतंजलि का आटा, साबुन, टूथपेस्ट सब आ रहा है। पैसा, पावर और पॉलिटिक्स, इन तीन चीजों का ये नेक्सस है। ये पूरा त्रिकोण है जो गिरोह की तरह काम करता है आम लोगों के। ये किसके खिलाफ है? ये देश के खिलाफ है ना, देश के साधारण लोगों के खिलाफ है जो 60 रुपए का चूरन खरीद के इस भ्रम में जी लेगा कि उसको कोरोना नहीं होगा। तो इस नेक्सस ने इस देश के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी है ना। अगर हम इसका दायरा बड़ा करके देखें तो लोगों के खिलाफ एक लड़ाई है, इस देश के साधारण लोगों के खिलाफ। बताइए, कोई डॉक्टर खाएगा उसको? कोई इंजीनियर खाएगा? कोई पढ़ा लिखा खाएगा? नहीं खाएगा। और खाएगा तो उस पर भरोसा नहीं करेगा। खाएगा कौन? जो गांव में रहता है। खाएगा कौन? जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। खाएगा कौन? जो बाबा को देखता है, बाबा को सुनता है और सच समझता है। तो इस देश के मामूली लोगों के खिलाफ ये सिर्फ एक पुड़िया नहीं है, ये लड़ाई है, ये जंग है इस देश के साधारण लोगों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, दलितों, वंचितों, आदिवासियों के खिलाफ, जो इस सरकार पर, इस सरकारी सिस्टम पर, ऐसे बाबाओं पर भरोसा करते हैं आंख मूंद कर और अपनी जेब से पैसा निकालते हैं, अपनी जान देते हैं। नवीन, एक सवाल और लेंगे आपसे। डॉक्टर जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप अनम्यूट हैं, आप अपने आवाज को अनम्यूट कीजिए। मैं यहाँ से आ गई आपकी आवाज। आपको क्या लग रहा है, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, हमारे साथ सब युवा डॉक्टर जुड़ रहे हैं, बड़े डॉक्टर जितेंद्र है, आपको क्या लग रहा है जो पहले गाय गोबर गौमूत्र था, अभी जो कोरोनिल आया, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है डॉक्टर जितेंद्र? सर, वो तो परमिशन ही कर ली गई है ना, खांसी और बुखार को लेकर के आप उसमें कोरोनिल करके कुछ भी कर दीजिए। प्रॉब्लम तो ये है कि जिसने परमिशन दी और जिसने बोला इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, मेरे हिसाब से तो किसी को एफआईआर कर देना चाहिए बाबा के ऊपर, कि ऐसे किसी को झूठ में सर, आपसे एक सवाल और लेंगे, एक सवाल के लिए बने रहिए। हाँ, तो ये फ्रॉड लग रहा है आपको? ये बिल्कुल एफआईआर होनी ही चाहिए। हम लोगों को भी कर सकते, कोई नॉर्मल आदमी भी कर सकता है कि किसी से, ये किसी भी एक
जो कहते हैं कि हमारा ऑथेंटिक पर्सन होता है, एक मेडिकल एक्सप्रेशन होता है, उससे झूठ बोल करके परमिशन ले लेगी और फिर नॉर्मल पब्लिक में दी जा रही है, और अच्छा हुआ दी नहीं गई, उसके पहले ही खुद ही सरकार ने और जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप्स ले लिया। लेकिन अगर ये चला जाता तो क्या एक होता? सवाल और लेंगे सर, 2 मिनट और बने। हाँ हाँ देखिए, मैं इसकी, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा लैब की रिपोर्ट परसों तक आ जाएगी। मैं उस रिपोर्ट के आधार पे यहाँ पर एक एफआईआर तो जरूर करूंगा इसमें, कम से कम अगर उसमें ये 100% नहीं निकलता है तो हाँ। मैं जरूर करूंगा, और यहाँ की एम्बेसी को उसमें कोट करूंगा। आप करेंगे वहां पर? 100% करूंगा मैं, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी रिपोर्ट कैसे कि पहले निकले तो उसमें है क्या, मैं जानूं तो कम से कम। डॉक्टर अरुण, क्या लग रहा है आपको, पहले जो बातें होती थी, पहले इन लोगों ने धीरे धीरे गाय कैंसर से ठीक होता है, ऐसा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है साध्वी प्रज्ञा, वो कहती थी, अब वो एम्स में भर्ती हैं। एक बार तो फूड पॉइजनिंग को लेकर बालकृष्णन, जो इनके सबसे बड़े सीईओ हैं, वो भर्ती हो जाते हैं। क्या लग रहा है आपको कि जो रिसर्च होना चाहिए आयुर्वेद को लेकर, कहीं इन लोगों ने सही में आयुर्वेद को बहुत धक्का पहुंचाया है मार्केटिंग के लिए, व्यापार करके सिर्फ? देखिए, आयुर्वेद में बार बार कह रहा हूँ कि 2 तरह का आयुर्वेद है। एक आयुर्वेद है, मैं मानता हूँ दवाइयां तो है ही भाई, सदियों से हम लोग मानव सभ्यता चली आ रही है, लेकिन उसका स्केल इतना बड़ा नहीं है। अगर आप गौमूत्र पी के चाहते हैं कि उसके अंदर का जो केमिकल है वो आपको लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे तो गौमूत्र का इस्तेमाल करने से पहले उसको किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, तो वो सिस्टम के बिना वो किसी काम का नहीं होता है। ये जो कुछ कंपनियां हैं जो इसको बेचती हैं, और जैसा कि वो पत्रकार महोदय बता रहे थे हमारे मित्र की, ये एक तरीका है एक दूसरे की गलतियां छुपाने का। चीन में 20 अपने लोगों को मरवा के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि वो जगह पे उनका कब्जा नहीं था, अब उस बात पे फंस गए, तो अब नया शिगुफा आ गया है, अब लोग इसमें लगे हुए, भूल जाएंगे इसको तो 2 दिन के अंदर। तो ये एक तरीके से कवर अप है, जैसे जब आतंकवादी किसी देश के अंदर आता है तो कवर फायर किया डॉक्टर अरुण को पत्रकार होना चाहिए। कह रहे कि जब चीन का मामला सरकार फंस गई है तो ये कोरोना ले आई है, कोरोनिल ले आई है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये डॉक्टर जितेंद्र, क्या लग रहा है आपको? आप लोग इतना पेशेंट देखते हैं, आप लोग क्या लगता है, ये नेक्सस है, पावर पैसा का नेक्सस है सरकार? शंभू भाई, इसमें किसी मेडिकेशन की अभी हम इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इतनी आसानी से नहीं बनेगी। हर एक दवा को बनने में 30 से 40 साल लग गए। जैसे टीबी 30 साल 40 साल रही, दवा बनने में टाइम लग गया। एड्स का ART बनने में कितना टाइम लगा, ऐसे डॉट सेंटर बनने में कितना टाइम लगे। पोलियो का एक फेज जाने के बाद जो इंटेंसिव फेज होता है, उसके जाने के बाद देखिए उसके बाद भी लंबा टाइम लगेगा। हम ये कह सकते हैं कि आज हमारी साइंटिफिक नॉलेज ज्यादा है, हम इसको जल्दी खोज सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इसमें कितना वक्त लगेगा ये किसी के बस की बात नहीं है बताना। और हमेशा इलाज वायरस के केस में हमेशा वैक्सीन ही कारगर साबित होती है। अगर नहीं मिली तो फिर आपको केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे ही जाना होता है। और ये आप भी जान रहे हैं कि ये सब सिर्फ फर्जेबाजी, चाहे ग्लेनमेग्रा की फेविफ्लू हो चाहे कोरोनिल हो, किसी का कोई डाटा नहीं है। किसी ने कोई थीसिस, हाइपोथेसिस, एथिकल क्लियरेंस किसी ने कहीं कुछ भी नहीं लिया है। ये फेविफ्लू क्या है? इसके पहले तो रेमडेसिविर भी तो उसी वायरल ग्रुप की है, वो तो पहले से बनी हुई है। क्या पहले कोविड-19 में नहीं चल रही थी? कुछ लोगों ने चलाया, नहीं चलाया। अब उसमें फेविपिराविर का कोई ऐसा मतलब तो है नहीं, कोई डिफरेंस मोड ऑफ एक्शन है, सब सेम है। तो ये मार्केटिंग का प्रोसेस है। अभी भाई किसी ने बोला कि बिल्कुल मार्केटिंग ही है ये। देखिए, बाबा ने 2 दिन नहीं हुआ फेविफ्लू की अफवाह हुए, तुरंत एक पता नहीं पहले से बना के रखी थी कि बाद में बनाए, तुरंत एक कोरोनिल के नाम से लॉन्च कर दी। क्योंकि उसको देखो दिमाग की बात बस कहते हैं, इसी कहते हैं दिमाग की बस। देखिए, तकनीकी बसों जुड़ गए हैं। एक सवाल डॉक्टर सोनू, क्या लग रहा है आपको, ये जो दवाइयां आ रही है, क्या ये आप यहाँ मरीज आते होंगे, बहुत सारे सवाल पूछते होंगे, हमको तो पता है नीदरलैंड में नहीं पूछते होंगे, लेकिन आपसे तो पूछते होंगे कि सर ये ठीक है गलत है? देखिए, ये जो दवा बनाई गई है बिना किसी ट्रायल के आप मार्केट में उतार दे रहे हैं, तो क्या है उसमें ये इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे दिए हैं, तो उससे तो फायदा वैसे ही 95% लोग ठीक हो। एक माया जाल, देखिए जैसे बीमारी जब लंबे समय तक बनी रहती है तो लोग सोखा के पास, ओझा के पास जाने लगते हैं। वही बाबा रामदेव ने किया। और ये बीमारी यदि पैंडेमिक नहीं होती है, पूरे विश्व में नहीं होती, तो हो सकता है इंडिया में चलने के लिए परमिशन मिल जाती और बाबा रामदेव को कोई रोक नहीं पाता। लेकिन ये मान लीजिए पूरी विश्व की एजेंसियां हैं। अगर भारत का सिर्फ मामला होता तो अभी तक ये दवाई मार्केट में आ गई होती, बिक रही थी। जैसे हड्डी का दर्द रात में टेलीविजन पर देखेंगे तो सेक्स वर्धक दवाओं से लेकर हड्डी का चूरन, हड्डी का दर्द, तमाम जो दवाइयां बिकती है। कैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, मैं टीवी देखता हूँ, रात में चैनल आते हैं। डॉक्टर, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां इस तरह का कोई आदमी इनिशिएट करे तो सरकार किस तरह का कदम उठाएगी?
देखिए, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, लोग बेवकूफ नहीं बनते हैं। यहाँ पर डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप नहीं है। डॉक्टर बिल्कुल इंजीनियर और झाड़ू लगाने वाला और गाड़ी इंजीनियर सही करने वाला, सबका अपना अपना कार्य है। यहाँ पर अगर हम किसी को कोई दवा देते हैं तो जो हमारा मरीज है वही इंटरनेट पर पढ़ लेता है कि ये क्या चीज है। यहाँ की पब्लिक जो है वो इतनी समझदार है कि उनको आप फर्जी दवाइयां दे ही नहीं सकते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, यहाँ पर लोग सरकार पे भरोसा करते हैं और सरकार लोगों पे भरोसा करती है। इसलिए बिना नियमों का पालन किए हुए कोई भी नई चीज आ ही नहीं सकती है। तो जो इस तरह की नई नई चीजें अपने आ जाती हैं, यहाँ पर तो बिल्कुल एक मजाक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी। नवीन सर, हम नए नेक्सस काम कर रहा है, मतलब ये एक तरह की लूट जैसी स्थिति बनाई जा रही है। कुछ मीडिया चैनल्स और इस तरह के लोग मिलके जैसे पत्थर बेच लेते हैं, गठिया से बीमारी, मतलब दिन भर जो ये रात में 8-12 घंटा बुलेटिन के बाद जो 12 घंटा जो पत्थर और दवाइयां बेचते हैं टीवी पर, नेक्सस पर, उसका एक बड़ा रूप है कि अब ये दिन में आ गया है कि कोई आदमी इस तरह से आएगा, पहले एडवर्टीजमेंट देगा और बाद में गोबर को कहेगा कि ये हीरा है और इसको बिचवा दीजिए टीवी के जरिए। ये वैसी ही बात है कि अगर डॉक्टर आपको कहे कि आयरन की कमी है, हाँ, और लोहार कहे कि हम दे रहे हैं आपको आयरन, आप खाइए इसको, लोहा खाइए। हाँ, लोहा खाइए, आयरन की कमी है। पोटेशियम की कमी आपकी रिपोर्ट में आए और कोई खाद बेचने वाला कहे कि लीजिए एक बोरा ले जाइए, इसको खाते रहिए। तो दरअसल रामदेव की जो दवाई है ना, यही ठटेरे, लोहार और ये केमिकल बेचने वाले, इसको हमको दवाई मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है क्या? जो चीज इम्पॉसिबल है उसको आप बहुत मजे से पैकेजिंग करके बाजार में उतार देते हैं और अरबों का मुनाफे का लक्ष्य रख लेते हैं और आप बेच लेंगे। आप देख लीजिएगा इस समय स्थिति समझिए, रामदेव की कंपनी की हालत बहुत खराब है। उनके स्टोर्स की हालत देख लीजिए, वहां माल नहीं है, वहां लोग नहीं जाते, उनके प्रोडक्ट्स की पोल खुल चुकी है। उनको एक ऐसी चीज की जरूरत है जो उनको फिर से बाजार में एस्टेब्लिश कर सके। वैसी वो चीज कौन सी होगी? तो कोरोना के काल में कोरोना की दवाई होगी और सरकार आपके साथ हो तो इससे विन विन सिचुएशन कुछ हो ही नहीं सकता। ये वही बात है, ये बड़ी साधारण सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये नेक्सस है। ये देखिए, हम लोग नए तरीके से सोच रहे हैं, नए तरीके से सोचने का वक्त है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के मीडिया चैनल को इतना भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और डॉक्टर सोनू, डॉक्टर अरुण या डॉक्टर जैसे अरविंद जैसे लोगों को बैठा के भी पूछा जा सकता था कि सर ये क्या बात है, बताइए। एम्स दिल्ली में है, RML है। शंभू जी, हाँ शंभू जी, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास, मेरे अस्पताल में, जो मेरे डिपार्टमेंट में 35 मरीज हैं, जिसमें गोरे भी हैं, अफ्रीकी भी हैं, ब्राजील के भी हैं, सब तरह के हैं। दीजिए दवा मुझे, मैं करता हूँ ट्रायल उनके ऊपर, लाइए, दीजिए, अगर है दम तो लाइए। तो आपके देश में आपको बैन नहीं कर देंगे कि बिना किसी ऑथेंटिक जानकारी के आप दवा? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हम ही लोगों को खरीद के बेच देना चाहिए। इसमें क्या करना है? मैं कह रहा हूँ कि परसों भी रिपोर्ट आएगी, पता चल जाएगा कि उसमें खड़िया है, कि उसमें कुछ है भी कि नहीं है। अरुण, ये तो हम भी कर सकते हैं कि रामदेव के स्टोर से रसीद के साथ उनकी दवा खरीदें और अरुण को भेज दें, वो वहां जांच कर ले, आजमा लें। मैंने पतंजलि से कहा कि चली गई, डॉक्टर उनके पास दवा गई है, ये लैब में टेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लैब के लिए ना, मरीजों पर टेस्ट के लिए 35 वहां सीरियस पेशेंट है, देखिए, वो भी देख लिया जाए। लैब बता देगा कि इसके अंदर क्या है। अगर लैब कहेगा कि इसके अंदर खाली खड़िया है तो मैं टेस्ट कर सकता हूँ, उसमें कोई क्या समस्या है। अगर लैब बताएगा कि इसमें कोई केमिकल है तो मैं बताऊंगा भैया इसमें तो केमिकल है, इसमें तो वो था ही नहीं, वो मैं करने को तैयार हूँ, बताएं। लेकिन भारत के लोग अगर कह देंगे कि यूरोप का जो पूरा मैथोलॉजी हम उसको नहीं मानते हैं, आपका एलोपैथ का टेस्ट का प्रोसेस ही हम नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं शंभू, गलतफहमी है ये सारे मेथोडोलॉजी को केवल क्वालिफाइड डॉक्टर्स डिफाई नहीं कर सकते हैं। जितने झोला छाप है वो डिफाई कर सकते हैं, अनपढ़ जाहिल गवार है वो डिफाई कर सकते हैं, इलाज के नाम पर जो 72 किस्म की संहिताएं बनाकर बैठे वो डिफाई कर सकते हैं। केवल पढ़ा लिखा, समझदार, रिसर्च में यकीन करने वाला, वैज्ञानिक चेतना का आदमी डिफाई नहीं कर सकता है। वो तो अंतरराष्ट्रीय नॉर्म्स को फॉलो कर ही रहा है। क्या डॉक्टर अरुण नहीं फॉलो कर रहे हैं? क्या डॉक्टर सोनू नहीं फॉलो कर रहे हैं? सब फॉलो कर रहे हैं। फॉलो वो लोग नहीं कर रहे हैं जो कभी फॉलो नहीं करते थे और जिनको कभी फॉलो नहीं करना था। अगर आप टेलीविजन अखबार की बहस देखते हैं तो आपको समझिए कि आपको एक नेक्सस का शिकार होना पड़ रहा है। और अब तक
अच्छा, ये इसे कैसे लेते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरुण? जिस तरह से अब जाके आयुष मंत्रालय एक स्पेशल मंत्रालय बना था यहाँ हर्बल को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, और सरकार ने जिस तरह से 24 घंटे का मार्केटिंग हो गई उसके बाद इनिशिएट किया है, लगता है कि देर हुई है या इसी तरह से चीजें हो जाती है, या पहले ही दवाई अनाउंसमेंट करने से पहले, अब तक अगर किसी दूसरे देश में होते रामदेव तो उन पर एफआईआर हो चुका होता, वो शायद जेल जा चुके, तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। देखिए, मेरा अपना अनुमान है, मैं अनुमान से कह सकता हूं कि जितना भी जो भी हो रहा है ये सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्निक है, ये एक प्लानिंग है। जो ना सुन पाए वो भी सुन ले, और उसके बाद में ये कह दिया जाएगा कि हाँ भाई काम तो कर ही रहा है, क्योंकि 95% तो बच ही रहे हैं। कि जिस दवा से 95% बच जाए वो दवा है कहने के लिए, और जबकि 95% तो आप काढ़े से बच जाएंगे। उससे बढ़िया तो एक है कि मंत्र फूंक के एक ऑडियो कैसेट वाला मंत्र भी निकाल दे साथ में, तो वो और बढ़िया काम करेगा। तो देखिए, ये तंज है। दारू एक बेजान वाला थे, कोई जो भविष्य देखते थे, उनकी कोरोना से मौत हुई है। एक बाबा आए थे जो झाड़ फूंक करते थे, उनकी कोरोना से मौत हुई है। डॉक्टर सोनू, लास्ट सवाल, एक सवाल और लेंगे आप लोगों से। क्या लग रहा है कि अब हम डॉक्टरों के लिए मुश्किल हो गया है कोरोना के दौर में, जब इस तरह के सबूफे आ रहे हैं? हो सकता है मरीज आपसे कह दे कि आपसे अच्छा तो रामदेव है। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है आपको समझना पड़ेगा, आयुष मंत्रालय पे सरकार ने आयुष मंत्रालय है उस पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है, और आयुष मंत्रालय कहीं भी कोरोना के लिए संघर्ष करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप पूछेंगे 100 मरीज, सीरियस मरीज बता दें जिसके वेंटिलेटर पर आयुष मंत्रालय ने इलाज किया, शायद पूरे भारत में एक भी मरीज नहीं मिलेगा। तो सरकार की सबसे बड़ी नाकामी थी, न कि बाबा रामदेव की। इसलिए सरकार ने एक नया शिगुफा छेड़ा है बाबा रामदेव के द्वारा कि हमने कोरोनोसिल वटी लाई है और ये कोरोना का इलाज करेगा। इसमें डॉक्टर को किसी प्रकार की श्रम करने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन एलोपैथिक डॉक्टरों को कहना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं प्लेसिबो है, वो जानते हैं बाबा रामदेव की दवा सही नहीं है, तरीके सही नहीं यूज किए, फिर भी कह रहे हैं कि आप खाइए। बताइए, ऐसी परिस्थितियां जब एलोपैथ में पैदा हो जाएंगी तो आगे क्या होगा, इस देश का भविष्य भगवान ही बता सकते हैं। चलिए, आज डॉक्टर जितेंद्र, आप क्या कहना, लास्ट कमेंट है, क्या कहेंगे? रामदेव की दवाई है या ये मजाक है, या ये पूरे मेडिकल सिस्टम को वहां से झाड़ फूंक की तरफ ले जाने की एक कोशिश भी है? आपका ये लास्ट जो क्वेश्चन है, आपने जो लास्ट बातें कही है, यही सिस्टम है। ये वही है कि एक तरह से मोटिवेट करने का है कि सब लोग फिर से उसी सिस्टम में आए। झाड़ फूक वैद, एक तरह से मॉडर्न सोखा ओझा कह लीजिए उन्हें, जो सोनू भाई ने बोला नहीं, ओझा सोखा तो मॉडर्न ओझा सोखा है, जो चीजों को पकड़ते ही तुरंत पढ़ लेते हैं और फिर उसके हिसाब से अपना प्रसाद बांट देते हैं। यही है इसमें, और कुछ नहीं उसमें। तो क्या पूरा मेडिकल सिस्टम जो भारत में जो अब तक मेडिकल सिस्टम है उसके लिए ये क्या एक चैलेंज है, चुनौती है कि इनसे आप लोग कैसे सामना करेंगे, कैसे इन अफवाहों को काटेंगे? नहीं, आपके बात से मैं इस पे यही चाहूंगा कि एमसीआई या आईएमए या जो भी मेडिकल बॉडीज है हमारी, वो तुरंत इस पे एक्शन ले कि बिना किसी एथिकल क्लियरेंस कमेटी एक्सपेरिमेंट, इतने 5-5 स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप, 4 स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप्स ने क्वालिफाई किया, कौन सा सर्वे किया, कहाँ से रेंडमाइज ट्रायल किया, कहाँ पे एप्लीकेशन किया। बस ऐसे ही बात तो समझ में आ रही है कि फ्रॉड तरीके से परमिशन ली गई है। खांसी और बुखार के नाम पे आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप किसी को दे करके आप ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोला ये और कर रहे कुछ और। फ्रॉड तो ये भी है, तो दोनों को करना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, एफआईआर तो बनती है, उसकी बनती है। डॉक्टर अरुण, अगर 2 दिन बाद आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, कितना बड़ा बट्टा लगेगा देश के साख पर? भारतीय डॉक्टर की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी दुनिया भर में। देखिए, 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाएगी, इसे मैं अपने चैनल पे डालूंगा, भी पापा ऑन ड्यूटी पे पूरी डिटेल डालूंगा। उन सबसे जरूरी चीज ये है कि जो इसको टारगेट किसको किया जा रहा है। देखिए, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस पे ना विश्वास करेगा ना इसको खरीदेगा। जो अपने गरीब लोग हैं वो खरीदेंगे, उनको उठना होगा, उनको सवाल करना सर, एमए पीएचडी करके अंग्रेजी मीडियम वाले पत्रकार सब बैकअप इंटरव्यू भी कर रहे हैं और ट्विटर पर लिख रहे हैं कि बाबा रामदेव को भारत रत्न मिले, बाबा रामदेव को नोबेल मिले मेडिसिन का, अद्भुत काम कर दिया इन्होंने। आप कह रहे हैं जो भी लिख रहा है उसका अपना, जो भी लिख रहा होगा उसका अपना स्वार्थ होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ जो उसको देख रहे हैं। अपनी लिखने का तो ये हाल है कि अमिताभ बच्चन मैगी बेचते हैं, तो उसमें उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको खाते भी हैं। लिखने का क्या है, बोलने का क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका उसमें बिलीफ और ट्रस्ट भी है। नवीन सर, आऊंगा आपके पास, बस अरुण पूरा कर ले। अरुण, मेरा सवाल था कि क्या भारत के डॉक्टर जो कि दुनिया भर में बहुत रिस्पेक्टेबल माने जाते हैं,
माना जाता है कि वो बेहतरीन डॉक्टर्स होते हैं। मैं एक बार अतुल गवांडे का रिथ लेक्चर पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा था कि भारत के डॉक्टर जिन हालातों में बेहतर इलाज कर रहे हैं, खासकर सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर सोनू या डॉक्टर जितेंद्र, ये सब सरकारी अस्पताल में है यहाँ भारत में। डॉक्टर अतुल गवांडे जिन्होंने ओबामा केयर में काम किया था, उन्होंने कहा था कि भारत के डॉक्टर बहुत विकट परिस्थितियों में कम संसाधनों में शानदार काम करते हैं। इस तरह के जो अफवाहें हैं, इस तरह की चीजें, उससे भारतीय डॉक्टर के साख बट्टा लगेगा पूरी दुनिया में कि आपके ये ऐसे देश से आते हैं जहाँ कोई भी कुछ बोल देता है। शंभू बाबू, इस तरह ये सब चीजें भारतीय डॉक्टरों के ऊपर एक तमाचा है एक्चुअली। जितनी मेहनत से जो अपनी जान हथेली पर रख के मदद कर रहे हैं, उनके लिए एक गोली आ रही कि 100% इलाज कर देगी, तो ये एक उनके लिए साख में बट्टा नहीं है, उनके साथ धोखा भी है कि जो अपनी जान लगा के मेहनत करके अपना मरीज बचा रहा है, उसके लिए उस पर खिलवाड़ हो रहा है बिल्कुल ये। और उससे जरूरी चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि अब हर आदमी को उठना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे, सवाल जवाब मांगने पड़ेंगे। मैं एक बार वीडियो जो देख रहा था कि खाना जो ट्रेन में लोग दे रहे थे कि थैली फेंक के दे रहे थे, कोई सम्मान है कि नहीं है? जिसको मिल रहा था वो तो भूखा था, उसको तो खाना था ही, लेकिन जो देख रहे थे उनका क्या है? उनको बोलना पड़ेगा। एक दुष्यंत की एक लाइन आती याद आ रही मुझे, दिनकर जी की शायद थी वो, कि नहीं पाप का भागी है केवल व्यास, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो आप जागिए, आपको संविधान में मौका दिया गया है बराबर के खड़े होने का, बिल्कुल सवाल जवाब करिए, कहिए कि कैसे हो सकती है दवाई, जब 10 महीने का ट्रायल होता है कैसे हो सकता है? आप जवाब आप नीदरलैंड में हैं और थोड़ा कंफर्ट जोन में। भारत में हालात बहुत खराब हो रहे हैं। आज के दिन ही इमरजेंसी लगी थी भारत में, और आज घोषित इमरजेंसी जैसे हालात हमारा हालात भारत में तो कलमाड़ी ने तुमको उतरने नहीं दिया था जहाज से, जब पिछले बार लौटाया तो बाद में 75 लाख रुपया जो वो मानहानि भरे थे, सिर्फ इसलिए कि उनकी चीजें यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में मैंने उठा दी थी। तो मेरा इनका पुराना संबंध है। नवीन सर, एक और सवाल, बस आखिरी सवाल आपसे बाइंड अप करूंगा कि क्या ये सिर्फ नेक्सस मान लिया जाए पत्रकारिता का मार्केट के साथ, जो रामदेव मार्केट में है उनके साथ मीडिया हाउसेस के जिस तरह का नेक्सस है, पैसा बना रहे हैं, उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल और सोशल इशू भी है, क्योंकि उनको पता है कि जो रामदेव की दवाई खाएगा वो टारगेट ऑडियंस कौन है। तो क्या जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको सरकारी अस्पताल पर भरोसा है, सरकारी अस्पताल तक पहुंच है, उन सबको एक बार फिर से उनको लूटने की तैयारी है इस तरह से, और क्योंकि उनके तरफ से कोई आवाज भी उठाने वाला नहीं होगा। और एक पत्रकार के तौर पे आपको क्या लगता है कि अब हम लोग अंतिम सांसें गिन रहे हैं, खासकर टेलीविजन अखबार की बात करें तो? देखिए, आज से कुछ दिन पहले योगा दिवस था, है ना? मैं उससे जोड़ कर देखता हूँ, जब भी योगा दिवस आता है तो सरकार एक प्रोपेगेंडा चलाने लगती है कि आपको निरोग रहना है तो अस्पतालों पर निर्भरता छोड़नी होगी और आपको योग करना होगा। तो अपनी नाकामी, सरकार की जो भी नाकामी है, जो हेल्थ सिस्टम पूरा कोलैप्स हुआ, आप देख लीजिए जाकर एम्स में, सफदरजंग में, राम मनोहर लोहिया में, लेडी हार्डिंग में, कौन लोग जाते हैं? कोई अमीर आदमी जाता है, कोई सक्षम आदमी जाता है। वहां जाने वाले लोग हमेशा निचले तबके के लोग हैं, वही विश्वास करते हैं। जो अमीर आदमी जाता है वो तो सीधे जाकर इमरजेंसी में एडमिट हो जाता है और उसके लिए मंत्री फोन कर देते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी का सिस्टम था, जो इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जिसमें भरोसा रहा है और जिसको आप हमेशा इस देश के सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी को? क्योंकि गरीब पढ़ न सके, दलित, OBC, आदिवासी इलाज न करा सके, उसको नौकरी न मिल सके, उसको बढ़िया माहौल न मिल सके। इसलिए इस देश के सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, दवाखानों, डिस्पेंसरियों को बर्बाद किया जा रहा है। एक पैरेलल सिस्टम खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि वो बाजार बहुत बड़ा है। तो रामदेव ही नहीं, रामदेव जैसे तमाम लोग आप पिछले दिनों में देख लीजिए, एक कोई स्वामी जग्गा या जग्गी है, मैं जानता नहीं उनके बारे में ज्यादा, लेकिन आज आप देख लीजिए कि उनका कारोबार कितना बड़ा हो गया है। आर्ट ऑफ लिविंग का कारोबार देख लीजिए कितना बड़ा है। मतलब भारत के दलितों, OBC, आदिवासी और गरीबों को कोई आकर बताए कि हम आपको जीना सिखाएंगे, इससे भारी तमाचा क्या हो सकता है इस देश के पूरे इतिहास, कल्चर और सिस्टम पर। लेकिन इनका बाजार है, ये चलता है। ये श्री जैसे लोग यहाँ करोड़ों अरबों रुपए की दवाइयां और आटा सत्तू तेल बेचते हैं और झंडा उठाते हैं राष्ट्र। अब बताइए कि आटा सत्तू तेल और जड़ी बूटी बेचना राष्ट्रवाद कैसे होता है? लेकिन उन्होंने पूरे डिस्कोर्स को बदल दिया है। इसको समझने की जरूरत है कि ये पूरा डिस्कोर्स इस देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, वंचितों के खिलाफ है। इसको तोड़ने की जरूरत है।
और इस पर तेजी से काम करना होगा। शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे साथ डॉक्टर अरुण थे नीदरलैंड से, मेरे साथ डॉक्टर सोनू थे दिल्ली से, और मेरे साथ डॉक्टर जितेंद्र थे अपने घर से। और ये सब MBBS MD डॉक्टर हैं। मैं फिर बहुजन समाज से अपील कर रहा हूँ, नवीन थे जो सीनियर पत्रकार हैं, अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आप फिर भी सरकारी अस्पताल या डॉक्टर के सहारे रहिए। किसी झाड़ फूंक ओझा गुनी के चक्कर में मत पड़िए। श्री श्री रविशंकर हो या जग्गी हो या डॉक्टर या रामदेव हो, ये सब के सब साफ है कि ये बगैर सिर पैर की बात है। इससे गाय गोबर गौमूत्र इनसे आप दूर रहिए। अगर आप अस्पताल डॉक्टरों पर भरोसा कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हमने अपने जीवन में भी देखा है, किडनी में पत्थर है तो ये पानी पीजिए, वो पानी पीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। फिलहाल इस देश में वैज्ञानिक टेम्परामेंट के साथ बने रहिए। संविधान भी वैज्ञानिक टेम्परामेंट की बात कहता है। और आप लोगों को अपने डॉक्टरों से बिना सलाह मशवरा के दवाई नहीं लेनी चाहिए। शुक्रिया आप तमाम लोग का मेरे साथ जुड़ने के लिए सर, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।